तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपका। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया था या यस नहीं? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं। इसके अंदर ये कहते हैं कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून की बात हो रही है और कह रहा है कि वो हमेशा ही स्फेरिकल शेप का रहता है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, और उसकी रेडियस वेरी करती है। तो कह रहा कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखो यहाँ पे किस क्वांटिटी की बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी रेस्पेक्ट में? रेडियस की रेस्पेक्ट में। ये पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मींस वी हैव टू कैलकुलेट डीवी अपॉन डी आर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है बट विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर उसकी रेडियस को हम आर मान लें तो ये, तो कह रहा कि व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब स्फेयर की स्फेरिकल बैलून की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो बैलून है, जैसा कि इसने कहा कि वो हमेशा ही स्फेरिकल शेप का रहता है, ऐसा इसने कहा। हमने उसकी रेडियस को क्या कंसीडर किया? आर कंसीडर किया। ये इसकी रेडियस, सेंटर। इसके वॉल्यूम को अगर V से डिनोट किया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। आर की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो V का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर हो जाएगा dV अपॉन डी आर। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाओ। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। और जब आर क्यूब का करोगे, आर की ही रेस्पेक्ट में करोगे, तो आर बिहेव करेगा जस्ट लाइक एक्स। तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, पावर को बाहर एक पावर कम, 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसके बाद डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 4 पाई r²। और दिस इज द जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। लेकिन हमें डीवी अपॉन डी आर तो निकालना है, लेकिन कहां निकालना है भाई? व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब इस स्फेरिकल बैलून की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तब कितना हो जाएगा? 4 पाई, आर के प्लेस पे 10 रखेंगे और चूंकि आर का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से 100 और 100 की मल्टीप्लाई 4 के अंदर 400 पाई। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, रेडियस जबकि सेंटीमीटर में है तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। और नीचे वाली क्वांटिटी कौन है? रेडियस है, और रेडियस तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में लिया गया, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गया होगा आपको? यस सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार मार्क करो आप, कम से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीडी की बात कर रहा है और उसकी लेंथ भी हमें डिस्क्राइब कर दी गई 5 मीटर। ओके, कह रहा कि इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, वो एक दीवार के सारे तिरछी खड़ी है। जैसे अमूमन नॉर्मली सीडी खड़ी होती है, तो ये हमारी कोई वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है, और एक सीडी है, लेडर है, जो दीवार के सारे तिरछी खड़ी है, लाइक दिस, ऐसे खड़ी है। ए बी मान लेते हैं,
सीढ़ी की लेंथ हमें दी जा रही है 5 मीटर, ठीक है। ये हमारी वॉल है और ये ग्राउंड, ठीक है जी। इसको तो थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस अगर मान लें, और ये तो 90 है ही है, तब ये क्या कह रहा है, तब ये कहता है कि द बॉटम ऑफ द लेडर, बॉटम ऑफ द लेडर की बात कर रहा है, कह रहा है कि इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसको जमीन के पैरेलल खींचा जाता है, यानी जमीन के सहारे खींचा जाता है। दो तरीके से खींचा जा सकता है, एक तो अवे फ्रॉम द वॉल, अगर इसको दीवार से दूर की तरफ खींचा जाए तो इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर इसको टुवर्ड्स द वॉल खींचा जाए तो इसकी हाइट इंक्रीज करेगी। ये तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो कह रहा कि एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका जो पुलिंग रेट है विच इज अवे फ्रॉम द वॉल, वो कह रहा है कि भाई वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। किसी इंस्टेंट अगर मैं ये मान लूं कि इसका बॉटम एंड दीवार से x मीटर की दूरी पर होगा, तो उस मोमेंट अपर एंड भी तो किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा, और उस डिस्टेंस को अगर y कंसीडर कर लिया जाए तो ये ट्राइंगल अगर हम ठीक से देख पा रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो पाइथागोरस पिक्चर में आता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि लेडर की लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो ये हमारा एक रिलेशन बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा गया, दूसरी बात ये कहा गया कि जो इसका पुलिंग रेट है, यानी कि जो एक्स वेरी करेगा वो किस रेट से करेगा, वो करेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेट दिया गया, इसका पुलिंग रेट है, यानी एक्स वेरी करेगा अगर ऐसे इसको खींचा जाता है, पुल किया जाता है। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ऑब्वियस है कि अगर इसका बॉटम एंड दीवार से दूर खींचा जाएगा तो अपर एंड इसका डाउनवर्ड आएगा, यानी कि डिप करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि हाइट डिक्रीज होगी। तो किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज होगी वो भी हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो डी एच अपॉन डी, सॉरी हमने वाई माना हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी टी हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। कब कहा गया, कहाँ कहा गया, उसको जरा समझते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और उस मोमेंट आपको निकालना है जब इसका बॉटम एंड दीवार से 4 मीटर की दूरी पर होगा। अगर इसका बॉटम एंड जिस मोमेंट दीवार से 4 मीटर की दूरी पे होगा तो उस मोमेंट अपर एंड भी तो कुछ डिस्टेंस पे होगा ना। तो अगर x की वैल्यू को 4 यहाँ पे डाल दिया जाए तो हमें y पता चल जाएगा कि y यानी कि अपर एंड इसका कितनी हाइट पे होगा उस टाइम। तो कितना होने वाला है, y इज इक्वल टू 3 आने वाला है। तो अपर एंड इतनी हाइट पे होगा उस मोमेंट जिस मोमेंट इसका बॉटम एंड 4 मीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर यानी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 मीटर के ऊपर हमें इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। चलो जी, यहां पे देखो, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2x, x के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, वही चेन रूल वाला फंडा, dx अपॉन dt, प्लस यहां से क्या मिलेगा 2y, और y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt। और 25 का तो आपको मालूम है कि 0 हो ही जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। रेट ऑफ चेंज दिया गया, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन जो आपको रेट दिया जा रहा है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया जा रहा है, जबकि डिस्टेंस आपको मीटर में दी जा रही है, ठीक है। लेकिन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट से किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप केजी में रेट
कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ग्राम में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर फिलहाल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से हमने निकाल दिया dy अपॉन dt। क्या मिलेगा आपको dy अपॉन dt, उसको जरा देखते हैं। इस फैक्टर को मैंने ट्रांसपोज किया राइट साइड और 2y से मैंने डिवाइड किया। तो ये फैक्टर जब राइट साइड गया होगा तो निगेटिव हुआ होगा, यानी 2x अपॉन 2y से तो मुझे डिवाइड भी करना था इंटू dx अपॉन dt। ठीक है जी, 2 तो कैंसिल हो ही गया। अब आप चाहो तो रेट को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो एक बात, या फिर जो आपकी लेंथ है जो मीटर में दी गई उसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है आप चाहो तो। क्योंकि बहुत सारे टीचर इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऑब्जेक्शन से बचने का आसान तरीका क्या है, एक्स क्या है, एक्स आपका 4 मीटर है, तो यानी कि 400 सेंटीमीटर हो गया। उस मोमेंट y कितना है, जब x की वैल्यू 4 मीटर है तो y 3 मीटर है, मतलब 300 सेंटीमीटर। और रेट आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, दैट इज 2। 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दी और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, dy अपॉन dt की वैल्यू ये आपको मिलती हुई नजर आ रही -8/3 और यूनिट वही सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन केवल और केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि द हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग, कि इसकी हाइट डिक्रीज कर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर और y इज इक्वल टू 3 मीटर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व है उसके अलोंग एक पार्टिकल मूव करता है। कर्व की इक्वेशन आपको दी जा रही है 6y इज इक्वल टू x³ + 2। कोई पॉइंट है जो इस कर्व के जैसे जैसे कर्व की शेप होगी उसी शेप के ऊपर ही कोई पॉइंट मूव करता है, ये कह रहा है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम फिगर बनाऊं इस कर्व की, तो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो एक पॉइंट है जो जैसे जैसे कर्व की शेप है उस शेप के ऊपर मूव करता है कोई पॉइंट, ऐसे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक रैंडम स्केच बनाया ऐसे ही केवल समझाने के लिए। ये इसका एक्चुअल स्केच तो नहीं है, एक रैंडम स्केच था कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। तो कहता है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और कर्व की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, यानी एक से ज्यादा पॉइंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर वो पॉइंट आपको निकालने हैं। कहता कि एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मींस दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि रेट ऑफ, अगर किसी मोमेंट किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स वाई मान लूं, तो उसके y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स y कोऑर्डिनेट चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर x कोऑर्डिनेट के अंदर 1 सेंटीमीटर की वेरिएशन होती है तो उसी मोमेंट y के अंदर 8 सेंटीमीटर की वेरिएशन होती है। तो ये रिलेशन दिया गया। ठीक है, ओके। तो पॉइंट्स हमें निकालने हैं कर्व के ऊपर। चलिए कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t।
तो जब कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो y का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3x² और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, और 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 6 इंटू 8 टाइम्स dx अपॉन dt। ये मैंने dy अपॉन dt के प्लेस पे रख दिया। राइट हैंड साइड 3x² इंटू dx अपॉन dt। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है। एक तो आपका dx अपॉन dt कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हुआ, 3 से इसको रिड्यूस किया 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई 8 में की, तो x² इज इक्वल टू, ये x² बचा हुआ है राइट साइड में, तो x² इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +-4। ये वैल्यू ऑफ x हमें मिली। अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। पहला केस हम कंसीडर करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू हमारी 4 हो तो उस मोमेंट y कितना होगा, वो तो कर्व की इक्वेशन से ही पता चलेगा, कर्व की इक्वेशन में डाल दो। तो 6y इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 64 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना, 66 अपॉन 6। रिड्यूस किया तो 11 आ गया। इसका मतलब एक पॉइंट क्या मिला आपको, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले 4,11। अब हम दूसरा केस कंसीडर करें। दूसरा केस क्या है भाई, व्हेन x इज इक्वल टू 4 -4। जब इस वैल्यू को फिर से कर्व में डालेंगे तो 6y इज इक्वल टू -64 + 2। इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के बाद क्या मिलेगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -62 अपॉन 6, और रिड्यूस करेंगे तो -31 अपॉन 3। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा -4, -31 अपॉन 3। तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। एक ये पॉइंट हमें मिल जाता है यहां से, और दूसरा पॉइंट हमें ये मिल जाता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए बोला गया था, इसीलिए उसने पॉइंट्स वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत बारीकी से पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन तो अपने आप में काफी आसान था, बस इसको पढ़ने के बाद एक ये वाला पॉइंट समझना बेहद जरूरी था कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा था कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट के चेंज के मुकाबले y 8 टाइम्स चेंज होता है। बस यही क्वेश्चन में की पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे वो सर्फ का पानी भर के ऐसे हवा मारते रहते हैं, तो वो कुछ ऐसे बबल्स हवा में वो तैराते रहते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं कुछ इस टाइप से, तो वो है। तो मतलब कुल मिला के एयर बबल का मतलब एक स्फेयर की बात हो रही है। तो कहता है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम एयर बबल की रेडियस को आर कंसीडर करें, ये मैंने कोई एक रैंडम एयर बबल बनाया, इसकी रेडियस की बात हो रही है, और इसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा, ये कह रहा कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही है, इसलिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मतलब दिया क्या जा रहा है, dr अपॉन dt। क्या वैल्यू दी जा रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर ½ सेंटीमीटर इंक्रीज कर जाती है एयर बबल की रेडियस। अब ये हमसे जानना चाहता है, कह रहा कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, किस रेट के ऊपर इस एयर बबल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कब करेगा, कहां करना चाहिए, वो बताएगा। कहता कि व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर।
जब इसकी रेडियस कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं। एयर बबल है यानी कि स्फेरिकल शेप है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर इसकी हमने रेडियस कंसीडर की है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी टी, क्या मिलेगा, v का dv अपॉन dt। राइट साइड आ जाते हैं, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। r क्यूब का हो जाएगा 3r², और r का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में dr अपॉन dt, ये हुआ। dr अपॉन dt की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जा रही है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। 3 कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि dv अपॉन dt आपको क्या मिला, आपको मिल जाता है 4πr²। और अगर यहाँ पे हम dr अपॉन dt की वैल्यू डाल दें जो हमारी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 1/2। तो फाइनली 2 से जब इसको रिड्यूस किया गया तो रेट ऑफ चेंज, जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम कम्स आउट 2πr²। लेकिन हमें dv अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, जब रेडियस उसकी 1 सेंटीमीटर हो। तो dv अपॉन dt को हम कैलकुलेट करेंगे एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है भाई। चलो तो r की वैल्यू को यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 2π, 1 का स्क्वायर कोई फर्क ही नहीं डालेगा इसके ऊपर, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 2π। बात यूनिट की करें, चूंकि रेडियस को सेंटीमीटर में डिफाइन किया गया, तो वॉल्यूम है ऊपर वाली क्वांटिटी, तो सेंटीमीटर क्यूब, जिसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, और टाइम हमें दिया गया सेकंड के अंदर। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी 2π क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक बैलून की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी कि हमेशा स्फेयर की शेप में रहता है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, उसके डायमीटर की बात हो रही है। तो डायमीटर दिया गया 3/2 2x + 1, यूनिट क्या है उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो कह रहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये पढ़ना बेहद जरूरी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो निकालना है, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसने कहा कि x की रेस्पेक्ट में निकालना है बस, यानी कि जनरल रेट ऑफ चेंज निकालना है सिंपली। तो भाई अगर डायमीटर दिया गया तो वॉल्यूम के अंदर तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यही होता है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू डायमीटर हमें दिया गया 3/2 इंटू 2x + 1, यानी फाइनली वी कैन से दैट द रेडियस विल बी 3/4 टाइम्स 2x + 1। ये रेडियस हमने कैलकुलेट की। बात वॉल्यूम की करते हैं, और चूंकि हमारा बैलून की बात हो रही है, वो भी स्फेरिकल शेप का रहता है, इसलिए वॉल्यूम तो कंसीडर करेंगे लेकिन एक स्फेयर का करेंगे जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r हमने उसकी रेडियस कंसीडर की है। r की वैल्यू को यहां से यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान क्या रखना है कि उस वैल्यू का क्यूब करना है, और जब इस वैल्यू का क्यूब करोगे तो आपको मिल जाएगा 27/64 इंटू 2x + 1 होल क्यूब, ये मिल जाएगा। तो ये आपका फंक्शन तैयार हो गया है। इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। अगर 4 से इसको रिड्यूस करें तो 16 टाइम्स, और 3 से 27 को रिड्यूस करें तो 9 टाइम्स। तो फाइनली वॉल्यूम
हमें मिल जाता है 9π/16 इंटू 2x+1 होल क्यूब। तो फंक्शन हमारा बिल्कुल रेडी है डिफरेंशिएशन के लिए, और हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। v का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में dv/dx, 9π/16 तो कांस्टेंट है, और यहां जब करेंगे तो x की पावर n कंसीडर करेंगे, पावर को बाहर किया, एक पावर कम कर दी, और जिसको हमने x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दी। सिंपल है। चलिए थोड़ा सा इसको रिड्यूस करा जाए, 2 से अगर इसको रिड्यूस करें 16 को, तो 8 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, और यहां से हमें मिलेगा dv/dx की वैल्यू 27π/8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट चूंकि नहीं दी गई थी तो हम जनरल यूनिट तो लिख ही सकते हैं। ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम कोई भी डायमेंशन किसी भी यूनिट में अगर मेंशन की गई है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट पर यूनिट। क्योंकि नीचे कोई क्वांटिटी x है और x को भी डिफाइन नहीं किया गया, तो उसकी कोई तो यूनिट होगी, तो हमने लिख दिया क्यूबिक यूनिट पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से सैंड गिर रहा है। मान लिया ये कोई पाइप है और इसके अंदर से रेत गिर रहा है, कुछ इस तरीके से। ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि सैंड का जो वॉल्यूम गिर रहा है पाइप से, उसका रेट ऑफ चेंज दिया dv/dt। क्या दिया, दिया गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड का वो वॉल्यूम जो पाइप के अंदर से गिर रहा है वो इस रेट से गिर रहा है, इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में गिर जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द फॉलिंग सैंड, जो रेत गिर रहा है पाइप के अंदर से, कह रहा है कि फॉर्म से कौन, वो एक कौन बनाता है। गिरने के बाद जमीन के ऊपर एक कोनिकल हीप तैयार होती है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ऐसी एक कोनिकल हीप तैयार हो जाती है। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, और यहां से लेके यहां तक इसकी बेस रेडियस है। इसको h मान लेते हैं हाइट को, और ये हमारी बेस रेडियस। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर एक कॉनिकल शेप बन जाती है। तो कह रहा कि इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट की बात कर रहा है, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। यानी कि हाइट और रेडियस के बीच जो हमेशा रिलेशन रहता है वो मेंटेन रहता है,
और वो इतना रहता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस ऑफ द बेस। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि किस रेट से इसकी हाइट इंक्रीज करेगी, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। कहाँ कैलकुलेट करना है इसको, वो आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और ये कहता है कि व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट, जब इसकी हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, ऐसा इसने कहा। वहां रेट ऑफ चेंज निकाल, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया गया, हाइट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर उसकी रेडियस और एच उसकी वर्टिकल हाइट है, सिंपल। और हमें चूंकि एच निकालना है, हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है ना, तो यहां से एक क्वांटिटी को एलिमिनेट करेंगे इस रिलेशन की मदद से। तो यहां से मैं ये बात कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 6 टाइम्स हाइट ऑफ द कॉन। और इस वैल्यू को जब यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, का मतलब 36 एच स्क्वायर, और इंटू एच तो आपके पास पहले से ही रखा है। तो फाइनली जब 3 से इसको रिड्यूस किया और एच स्क्वायर की एच में मल्टीप्लाई की, तो जो फंक्शन है वो आपका बन गया 12 पाई एच क्यूब। दिस इज द फाइनल फंक्शन। अभी इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। तो डीवी अपॉन डी टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है 36 पाई एच स्क्वायर और एच के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई डी एच अपॉन डी टी। क्लियर है, ठीक है। अब डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है आपको, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। और ये वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो यहां से मैं अगर डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू को निकालूं, डी एच अपॉन डी टी, तो वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर। और ये मेरा जनरल रेट ऑफ चेंज है हाइट का। 12 से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 3 टाइम्स, यानी फाइनली मैं ये बात कह सकता हूं कि डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे मिलती हुई नजर आ रही है यहां से 1/3 पाई एच स्क्वायर। ये मेरा जनरल रेट ऑफ चेंज आ गया। लेकिन मुझे डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, और कब करनी है, जब इसकी हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए उस टाइम, 4 सेंटीमीटर। तो एट एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो 1/3 पाई, और हाइट चूंकि 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1/48 पाई। ये हमारा रिजल्ट आएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं। हाइट चूंकि सेंटीमीटर के अंदर है और ऊपर की क्वांटिटी तो हमारी हाइट ही है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और नीचे की क्वांटिटी हमारी टाइम है जो हमारा सेकंड के अंदर है। तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट दैट इंस्टेंट व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हम 15 पे पहुंच जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया जा रहा है सी एक्स, यानी कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। नीचे क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो सी एक्स को दिया गया 0.007 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है बल्कि, और माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है डीसी अपॉन डी एक्स, यानी टोटल कॉस्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आइटम प्रोड्यूस्ड। जो भी आइटम मैन्युफैक्चर हुआ, कितने हुए उसकी रेस्पेक्ट में, तो एक्स थे हो। और ये कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कब, एट एक्स इज इक्वल टू 17 के ऊपर। और ये एक नंबर है, एक क्वांटिटी है। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स की रेस्पेक्ट में। तो डीसी अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा आपको, पावर बाहर आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद 0.021 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.006 एक्स और प्लस 15, और 4000 का तो आपको पता है जीरो होने वाला है। ठीक है जी। तो डीसी अपॉन डीएक्स, जिसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है, तो ठीक है भाई, मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया एट एक्स इज इक्वल टू 17 के ऊपर। जब 17 आइटम प्रोड्यूस किए जाएं, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स के प्लेस पे 17 डालेंगे, और 17 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये मैंने लिखा माइनस 0.006 इंटू एक्स का मतलब 17 और प्लस 50। अब ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, और ये रहे 15। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके अंदर इसका सम अप करेंगे, और फाइनली ये जो अमाउंट आएगा निगेटिव उसको माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो भी कुछ आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट। कर लोगे आप इसको। अब नेक्स्ट करते हैं। यस सर। क्योंकि हम मल्टीप्लाई वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये कह रहे हैं कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज। आप रेवेन्यू फंक्शन दिया गया, आइटम सोल्ड करने के बाद, बेचने के बाद जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। और रेवेन्यू फंक्शन को डिफाइन किया गया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। और हमसे ये जानना चाहता है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7, यानी कि जब 7 यूनिट सोल्ड कर दी जाए तो उस मोमेंट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका होता है डी आर अपॉन डी एक्स, जहां एक्स क्या है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, जो भी आइटम आपने सोल्ड किए। कब निकालना है, जब 7 आर्टिकल्स हमारे सेल हो जाए, सोल्ड हो जाए, तब निकालना है। तो बेहद ही आसान होने वाला है। तो डी आर अपॉन डी एक्स देख लेते हैं कितना होने वाला है। ये हो जाएगा 26x, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लस 26। ठीक है जी।
यही कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, अगर मैं 26 कॉमन ले लूं तो x+1 बचेगा। और मुझे मार्जिनल रेवेन्यू तो कैलकुलेट करना है, लेकिन कब करना है, जब हमारे 7 आइटम सेल हो जाए या सोल्ड आउट हो जाए। तो 26 इंटू 7+1, ठीक है जी। देखना मल्टीप्लाई मैंने ठीक की क्या, तो इतना आ जाएगा आपका। चेक करके बताओ मैंने मल्टीप्लाई ठीक कर दी क्या? यस सर, इतना ही। ठीक है। तो 208 विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 7 आइटम आर सोल्ड। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन 1 मार्क वाले होते हैं सारे, जो अभी हमने 2 किए लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यहां पे एक सर्किल की बात हो रही है। सर्किल की रेडियस को अगर हम r मान लें तो बात कर रहा है उसके एरिया की। तो भाई सर्किल का एरिया कितना होना चाहिए, अगर उसकी r रेडियस हो πr² होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात हो रही है। क्या होगा एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तो उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये पढ़ना बेहद जरूरी है। मैं 4-5 बार ये बात बोल चुका हूं। तो कितना होगा, 4 ऑप्शन है, कोई एक सही होने वाली है। एरिया हमारे पास है πr², डिफ्रेंशिएट करेंगे r की रेस्पेक्ट में। तो यहां पे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। तो a का डेरिवेटिव r की रेस्पेक्ट में dA/dr। राइट साइड क्या मिल जाएगा आपको, 2πr, क्योंकि r की ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रेट ऑफ चेंज आ गया। लेकिन आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, लेकिन कब बताना है, एट r इज इक्वल टू 6 के ऊपर बताना है। तो जब r के प्लेस पे आप 6 यहाँ पे डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा 12π। अब देख लेते हैं यूनिट क्या होने वाली है। ऊपर वाली क्वांटिटी एरिया, रेडियस चूंकि सेंटीमीटर के अंदर है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर²। नीचे वाली क्वांटिटी कौन है, रेडियस, और रेडियस तो खुद ही सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई थी, 4 में से हम देख लेते हैं एक बार। पहली नहीं है, दूसरी बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन नजर आ रही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो इसको भी देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं इसके। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर हम कुछ आइटम सेल कर देते हैं, उसके बदले में जो पैसा कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो मतलब जो अमाउंट आता है बेसिकली वो रेवेन्यू कहलाता है। तो क्या दिया गया, रेवेन्यू फंक्शन दिया जा रहा है, जबकि एक्स हमारा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो है 3x² प्लस 36x प्लस 5। ये हमें एक रेवेन्यू फंक्शन दे दिया गया। तो कह रहा है कि द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कब। तो कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 15, यानी कि जब 15 आइटम सोल्ड हो जाएं तो उस टाइम मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई,
तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब dr अपॉन dx होता है, जहां x है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x, r का dr अपॉन dx कितना होने वाला है? 6x प्लस 36। ठीक है जी, और ये जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू आ गया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मैं इसको सीधा मार्जिनल रेवेन्यू ही लिख देता हूं। तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15 के ऊपर, यानी कि जब 15 आर्टिकल बिक जाएं तो ये हो जाएगा 6, मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बचा। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू को जब 15 डालूंगा तो 15 प्लस 6 यानी कि 21। तो 6 इंटू 21 की अगर हम बात करें तो 126 इज द राइट आंसर। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ऑप्शन है ए बी सी डी में से, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। पहली 116 जो नहीं है, बी 96 ये भी नहीं है, सी 9090 ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन कह रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू है 126। तो ये आपका रेट मीजर खत्म हो जाता है। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि मोनोटोनोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।